नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका सेकेंड शिफ्ट एग्ज़ाम की आंसर की यहाँ पर देखेंगे। और ऑफिशियल आंसर की के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। कोई भी एग्ज़ाम हो तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कम से कम 1 वीक का। कभी थोड़ा सा 1-2 दिन पहले भी आ जाता है, कभी थोड़ा सा 1-2 दिन बाद भी आता है। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, थोड़ा सा पेपर का लेवल देखेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट के कंपेरिजन में टफ है, डिफिकल्ट है। और अगर ओवरऑल भी देखेंगे तो पेपर आपका जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। और अगर आपने नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद अगर आप 50 प्लस भी अगर आपके राइट क्वेश्चन है तो भी समझ लीजिए कि आप सेफ़ हैं। हालांकि अनरिजर्व में थोड़ा सा प्लस माइनस करके देखेंगे तो बात करेंगे आगे, हम लोग सर्वे करेंगे कि किस कैटेगरी में लगभग आपके कितने एवरेज नंबर आ रहे हैं सभी कैंडिडेट के, और कौन सा शिफ्ट हार्ड या ईजी होता है ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि किस शिफ्ट में कैंडिडेट्स कितने एवरेज मार्क्स कर रहे होते हैं। चलिए यहाँ पर आंसर की देख लेते हैं। इसमें 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पर आपको 2-2 ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं। आगे ऑफिशियल आंसर की आएगी, हम लोग उस पर ऑब्जेक्शन भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं, क्वेश्चन का जो पेपर है ये थोड़ा सा इसमें 2-3 या 4-5 प्रश्नों में थोड़ा सा ब्लर है, तो उसका आंसर आपको बता नहीं पाएंगे। बाकी सभी के आंसर आपको सही से बताने वाले हैं। हमारी पूरी कोशिश यहाँ पर है कि आपको सही से आंसर की यहाँ पर दे दें, 5-7 प्रश्न को छोड़ करके। आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो, आप सभी के पास होगा, अगर उसकी पीडीएफ हो या फिर अगर आपने उसकी फ़ोटो खींची हो या अगर आप भेज सकते हैं हमें, तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सअप कर दें, ताकि जो क्वेश्चन छूट जाएगा उसकी आंसर की हम आपको बाद में कम्युनिटी पोस्ट में या फिर इसी वीडियो के कमेंट में पिन करके दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ ताकि आप कम टाइम में पूरा आंसर की चेक कर सकें। पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, गर्भवती महिला को तीसरी तिमाही के दौरान योनि में दर्द रहित रक्तस्राव का अनुभव होता है। रक्तस्राव का संभावित कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। सेकंड देखिए इसके बाद, एक गर्भवती महिला अपने 32वें सप्ताह में अचानक नियमित दर्दनाक, आप अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से प्लीज़ मैच कराइएगा। ऑप्शन भी जरूर देख लीजिएगा, प्लीज़ ऑप्शन भी देख लीजिएगा। कई बार क्या होता है हम ऑप्शन नहीं चेक करते हैं, केवल ABCD देख लेते हैं, ऐसा भी नहीं, ऑप्शन भी देखिएगा आप और क्वेश्चन भी आप मिला लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा। गर्भवती महिला अपने 32वें सप्ताह में अचानक नियमित दर्दनाक संकुचन के साथ साथ पीठ के निचले हिस्से में दर्द और पैल्विक दबाव का अनुभव करती है, उसको क्या हो रहा होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, समय से पहले प्रसव, प्री टर्म लेबर। 2 का ए, एक का हमने सी बताया था। तीसरा यहाँ पर देखिए, गर्भवती महिला के चेहरे, हाथों और पैरों में अचानक सूजन आ जाती है, वह लगातार सिर दर्द और दृष्टि में बदलाव की भी शिकायत करती है, संभावित चिंता क्या हो सकती है? थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, प्रीक्लेम्पसिया। प्रीक्लेम्पसिया, बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, और आपके क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन उसमें है, ऑप्शन भी जरूर चेक करते चलिए। गर्भवती महिला को गंभीर लगातार मछली और उल्टी का अनुभव होता है जिसमें निर्जलीकरण और वजन कम होने लगता है, वह किस स्थिति का सामना कर रही होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बी, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, बी वाला ऑप्शन देखिए है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गर्भवती महिला नियमित संकुचनों का अनुभव कर रही है जो प्रबल और लगातार होते जा रहे हैं, वह लगभग 3 सेंटीमीटर विस्फारित है, वह इस समय प्रसव के किस चरण में है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, पहले चरण और व्यक्त चरण, क्या इसको बोलते हैं? फर्स्ट स्टेज लेटेंट फेज। ये इंग्लिश वाला यहाँ पे ज़्यादा क्लियर है, तो क्वेश्चन आप जब भी करते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लेना होता है, विशेष करके आप वाले पेपर में। तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा, 5 का डी। 6 देखिए, एक गर्भवती महिला अपनी पहली तिमाही में अचानक पेट में ऐंठन और योनि से भारी रक्तस्राव महसूस करती है, महिला की योनि से उत्तक जैसे पदार्थ का स्राव हो रहा है, उसको क्या हो रहा होगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, अस्थानिक गर्भावस्था। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और देखिए, मैंने अभी ये पूरी आंसर की चेक की है, लगभग 5 या 6 प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम है फर्स्ट शिफ्ट वाले, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है, बल्कि ऑप्शन भी वही हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में थे, यानी 5-6 क्वेश्चन बिल्कुल वही रिपीटेड हैं फर्स्ट शिफ्ट वाले सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, 6 का यहाँ पे सी हो जाएगा, एक टॉपिक प्रेगनेंसी। और अभी जितने क्वेश्चन देखिए इसी में मिलता जुलता आपको 2-3 क्वेश्चन आगे और मिलेंगे, यानी अगर आपको एक चीज़ क्लियर रही होगी तो आप दोनों प्रश्न कर लिए होंगे उसी तरह के मिलते जुलते, या फिर दोनों प्रश्न गलत हो गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने पेपर अच्छा किया होगा। सीटें कम है, थोड़ी सी कट ऑफ हाई रहेगी, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगी।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं अपने आप में, इनको सॉल्व करना इतना आसान नहीं था। और आप समझ लीजिए कि लगभग 3 से 4 घंटे की मेहनत करने के बाद आपकी आंसर की, और इसी तरह से लगभग 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद फर्स्ट शिफ्ट वालों की आंसर की हमने बनाई थी। फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप लोग आंसर की देख लीजिए अपना। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ आप सभी से कि हो सकता है कि 1-2 प्रश्न में बाय मिस्टेक हमने कोई आंसर आपको गलत बता दी हो, या फिर हमारे चेक करने में गलती हो गई हो, तो प्लीज़ आप उसके लिए नाराज़ मत होइएगा। आप लोग थोड़ा सा देखते रहिए, और कोई भी आपको डाउट लगे आप कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर, परामर्श सत्र के दौरान परामर्शदाता सिर हिलाता है, आंखों से संपर्क बनाए रखता है और कभी कभी समझ दिखाने के लिए ग्राहक के बयानों को संक्षिप्त रूप में बताता है। परामर्शदाता किस संचार कौशल का प्रदर्शन कर रहा है? देखिए यहाँ पर एक आंसर आपका हो सकता है विमर्शी श्रवण, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर यही होना चाहिए। बाकी अगर तीनों ऑप्शन देखेंगे तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही करेक्ट लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए इसके बाद, एक मरीज अपने दर्दनाक अनुभव के बारे में, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देख लीजिए आप। यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए सक्रिय रूप से सुनना। यहाँ पे आपको ये भी लग रहा होगा एम्पैथी, एक सिंपैथी होता है, एक इम्पैथी होता है। अगर आप हिंदी इंग्लिश वाला देखेंगे तो ये वाला राइट आंसर लगेगा। इम्पैथी का मतलब होता है, एक होता है सिंपैथी यानी सहानुभूति, एक होता है इम्पैथी समानुभूति। ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हो दोनों का मतलब, इम्पैथी मतलब होता है समान अनुभूति, यानी किसी के दर्द को आप समझ सकें। एक होता है कि हम केवल उसको सहानुभूति देते हैं लेकिन उसका दर्द हम स्वयं समझ नहीं सकते, उसको अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बाकी यहाँ पर ए वाला ऑप्शन भी हो सकता है, 2 विकल्प इसमें हो सकते हैं। और इसी तरह से कई प्रश्न आगे भी हैं जिसमें 2-2 विकल्प में काफ़ी ज़्यादा डाउट है। तो जो प्रश्न इस तरह से होंगे हम लोग आगे ऑब्जेक्शन करेंगे, वहाँ पे फुल मार्क्स मिलेगा। तो अगर आपके थोड़े नंबर कम भी अगर आ रहे हो तो भी आपको अभी से निराश नहीं होना है, 3-4 नंबर 5 नंबर तक भी फुल मार्क्स मिल जाते हैं। एक गर्भवती महिला पूर्णतः विस्फारित है और उसके बच्चे का सिर गर्भनली में उतर गया है। संकोचन के दौरान वह सक्रिय रूप से जोर लगा रही है, वह प्रसव के किस चरण में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, बिल्कुल राइट आंसर है सी वाला, सेकेंड स्टेज, दूसरे चरण में। पहली बार पेपर हुआ था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है यहाँ पर आप सभी को भी। और जिस तरह से पेपर बनाया गया है, पेपर का लेवल बहुत अच्छा रखा गया, थोड़ा सा पेपर का लेवल इसको आसान भी रखा जा सकता था। यहाँ पर देखिए परामर्श, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। परामर्श मातृ शिशु स्वास्थ्य MCH सेवाओं का अभिन्न अंग है। फिर यहाँ पर कारण दिया गया है, यहाँ पर ये दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 11 देखिए, विवाहित जोड़े को संचार समस्याओं और बार बार झगड़ों का सामना करना पड़ रहा है। ये वे अपने रिश्ते की गतिशीलता को बेहतर बनाने और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए परामर्श चाहते हैं। इस परामर्श की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? संचार में सुधार करना और संघर्षों को हल करना। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि बाकी 3 अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। कानूनी सलाह वो तो लास्ट विकल्प है, तो यहाँ पे ज़्यादा राइट आंसर या फिर राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बी ही होगा। 12 देखिए, गर्भवती महिला शाकाहारी है और पर्याप्त प्रोटीन खाने को लेकर चिंतित रहती है। निम्न में से कौन सा उसके प्रोटीन का अच्छा स्रोत हो सकता है? 12 का देखिए यहाँ पर ये होगा नहीं पहला वाला, तीसरा चौथा हो सकता है, बट यहाँ पर पूछा है ना सबसे अच्छा स्रोत हो सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर बी वाला होना चाहिए, फलियाँ, उदाहरण के लिए दाल, सेम, बी वाला, 12 का बी। गर्भावस्था से पहले एक गर्भवती महिला का वजन औसत होता है, पूरी गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ना उसके लिए स्वस्थ माना जाता है? यहाँ पे पाउंड में ऑप्शन दिया गया है, तो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत भी होगी। 25 से 35 पाउंड होना चाहिए, वृद्धि होती है 25 से 35, और अगर किलोग्राम में देखेंगे तो 11.5 से लेकर के 16 किलोग्राम तक। तो मेरे हिसाब से 25 से 35 वाला कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये वाला है, 30 से 35 पाउंड, यही वाला आंसर राइट आंसर होना चाहिए। एक गर्भवती में देखिए कुछ जो डाटा है ना, बिल्कुल जो स्वास्थ्य एजेंसियां हैं अंतर्राष्ट्रीय वाले या फिर हमारी सरकार के द्वारा दी गई हैं, तो वही डाटा हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का विकल्प उसी तरह से देना चाहिए था, लेकिन अगर विकल्प सही से नहीं दिया गया है तो फिर वहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, फिर वहाँ पर फुल मार्क्स मिलना चाहिए, देना चाहिए आयोग को। एक गर्भवती महिला को भ्रूण के विकास में सहायता के लिए अपने आहार में फोलिक एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। कौन सा खाद्य पदार्थ फोलिक एसिड का अच्छा स्रोत है? 14 का सी हो जाएगा, साबुत गेहूं की रोटी। यहाँ पर आप बी में कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, यहाँ पे सी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, MCH जो परामर्श वाले कार्य होते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित रहता है। इसी तरह से MCH में परामर्श में एक समग्र दृष्टिकोण शामिल है। ये दोनों ही सही है और यहाँ पर ये इसकी सही व्याख्या भी है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा किशोर, आप प्लीज़ हमें क्वेश्चन पेपर भेजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है, ताकि हम उसको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर सकें, जो बिल्कुल उसमें स्पष्ट दिखता रहे। यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्लर है और क्वेश्चन पेपर मिल नहीं पाया हमें। निम्न में से कौन सा किशोर अवसाद के लिए जोखिम कारक नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है। डी वाला अगर देखेंगे तो ये कारण नहीं है, बाकी ये तीनों कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर डी होगा, उच्च शैक्षणिक उपलब्धि। आगे देखिए आप सभी, बाल विकास के किस चरण में तेजी से शारीरिक विकास होता है जिसमें रेंगने और चलने जैसे मोटर प्रेरक कौशलों का विकास भी शामिल है? टोडलरहुड, टोडलरहुड, ठीक है, ये शुरुआती अवस्था होती है बच्चे की, शैशवा अवस्था में बिल्कुल शुरुआती अवस्था होती है। 17 का सी। 18 देखिए, बाल विकास के किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर शब्दावली विस्तार और वाक्य निर्माण सहित अपने भाषा कौशलों को विकसित करना शुरू करते हैं? 18, ये 6 साल तक होता है, या 6 साल तक आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके हिसाब से अगर आंसर देखेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर सी होना चाहिए, मिडिल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था। कौन सा कारक बच्चे के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव विकास डेवलपमेंट को सबसे अधिक प्रभावित करता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 19 का माता पिता का स्नेह। कोग्नेटिव यहाँ पे बोला गया है संज्ञानात्मक विकास, समाज भी होता है, माता पिता का स्नेह भी है, लेकिन यहाँ पे पूछा सबसे अधिक प्रभावित करता है। बच्चे की सबसे प्रारंभिक शिक्षा उसके माता पिता से ही होती है। बाल चिकित्सा ओपीडी में काम करने वाली एक नर्स 4 साल के बच्चे का वजन और ऊंचाई लेती है और उम्र के लिए ऊंचाई 2 HD से कम पाती है। इसका संभावित, शायद -2 HD कुछ है, इसका संभावित कारण है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, हाल ही में कुपोषण, रिसेंट मल न्यूट्रिशन। बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बाल विकास के किस चरण में पहचान की खोज होती है जिसमें आत्म पहचान और समाज में किसी स्थान के बारे में प्रश्न शामिल होते हैं? 21 का बी हो जाएगा, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, इसी को हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था। बी हो जाएगा 21 का राइट आंसर। प्रारंभिक बचपन के चरण के दौरान एक बच्चे की अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और साथियों के साथ बातचीत करने की क्षमता निम्न में से किससे प्रभावित होती है? 22, सहकर्मी रिश्ते होते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 2 ऑप्शन करेक्ट है, खेल गतिविधि भी हो सकता है और सामाजिक आर्थिक स्थिति भी हो सकता है। हालांकि भावनात्मक यहाँ पे पूछा जा रहा है, भावनात्मक से मतलब यहाँ पर है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये प्रश्न जो है डाउटफुल में है, डाउटफुल नहीं, इसमें 2 विकल्प करेक्ट हो सकते हैं, या फिर इसमें कोई भी विकल्प, बिल्कुल एक विकल्प हम अप्रोप्रिएट नहीं मान के चल सकते। यहाँ पर फुल मार्क्स मिलना चाहिए। फिलहाल में यहाँ पर हम लोग ज़्यादा अप्रोप्रिएट बी वाला सी वाला दोनों हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कारक बाल विकास पर पर्यावरणीय प्रभाव का उदाहरण है? पर्यावरणीय प्रभाव बोला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विरासत में मिले लक्षण। किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक विकास पर किस कारक का सामान्य प्रभाव पड़ता है? 24 का किशोरावस्था है पहली बात, तूफान और संघर्ष की अवस्था, स्टेनले हाल जी ने बोला है, उनका स्टेटमेंट है। भावनात्मक विकास की बात की जा रही है, सबसे ज़्यादा इसी समय बच्चे विरोध करते हैं। अगर आप देखेंगे तो भावनात्मक विकास पर किस कारक का सामान्य प्रभाव पड़ता है? अब देखिए, इस समय शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है। पारिवारिक रिश्ते भी हो सकता है, बट यहाँ पर ज़्यादा मुझको राइट आंसर यहाँ पे लग रहा है कि बी होना चाहिए। आपको कौन सा आंसर लगता है आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती तब तक 2-3-4 प्रश्नों में डाउट रहता ही रहता है। 25 देखिए, बाल विकास के किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर घनिष्ठ मित्रता बनाना, साथियों के साथ सहयोगात्मक खेल में शामिल होना शुरू करते हैं? थोड़ा सा ब्लर है क्वेश्चन, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कौन सा परामर्श दृष्टिकोण लक्ष्य उन्मुख है और विशिष्ट समस्याओं की पहचान करने? फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में आपका पेपर का लेवल वास्तव में कठिन है। बाकी ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आप लोग, या कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना एवरेज करते हैं, किस शिफ्ट में लोग ज़्यादा नंबर लेके आते हैं। उस शिफ्ट ऑब्वियस सी बात है दूसरे वाली शिफ्ट के कंपेरिजन में, तुलना में वो शिफ्ट थोड़ा आसान होता है, और नॉर्मलाइजेशन होने पर जिनका शिफ्ट कठिन होता है उनको फ़ायदा मिलता है, 3, 4, 5 नंबर तक या उससे भी ज़्यादा नंबर तक फ़ायदा मिल जाता है। कौन सा परामर्श दृष्टिकोण लक्ष्य उन्मुख है और विशिष्ट समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान प्राप्त करने पर केंद्रित है? 26,
यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। रेशनल एमोटिव बिहेवियर थेरेपी, इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी आता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ यस कुछ ऐसे करके है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से बी वाला राइट आंसर होना चाहिए 26 का। 27 देखिए, किस कारक का बच्चे के सामाजिक विकास पर सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है? लगातार और सहायक देखभाल करता है। अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। 27 का सी। कुछ क्वेश्चन लग रहे थे कठिन, लेकिन उनके ऑप्शन ने उन प्रश्नों को आसान बना दिया। परामर्श में किस नैतिक सिद्धांत में ग्राहक की जानकारी को तब तक गोपनीय रखना शामिल है जब तक कि दूसरों को नुकसान से चेतावनी देने या उनकी रक्षा करने का कर्तव्य न हो? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी। 28 का बी। 29 देखिए, उस चिकित्सकीय दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है जो विभिन्न परामर्श सिद्धांतों और तकनीकों के तत्वों को जोड़ता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शाकाल्यवादी परामर्श, बिल्कुल राइट आंसर है, होलिस्टिक काउंसलिंग, सी वाला। अगला देखिए, संकट परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? संकट परामर्श, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, संकट के दौरान तत्काल सहायता और स्थिरता प्रदान करना, बी वाला। आगे देखिए आप सभी, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा बच्चे शब्दों के अर्थ और वस्तुओं तथा अवधारणाओं के साथ उनके संबंधों को सीखते हैं? फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट। फोनोलॉजी मतलब ध्वनि से संबंधित होता ही है, तो अगर आपको पता रहा होगा तो इसका आप राइट आंसर कर लिए होंगे 31 का डी। अगर आपके कम नंबर भी आ रहे होंगे तो भी आप परेशान अभी से होपलेस मत होइएगा, और हमने पहले भी आप सभी से कई बार कहा था कि आप लोग अधिकतम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, कुछ लोग नेगेटिव मार्किंग का एक डर बनाने लग जाते हैं शुरू में ही। 1/4 नेगेटिव मार्किंग बहुत कम होती है, 4 क्वेश्चन गलत होंगे तब एक सही का नंबर कटेगा ना। 4 अगर आप प्रश्न करते हैं, थोड़ा बहुत अगर आपको उसमें आइडिया लग जाता है, अगर उसमें से एक भी प्रश्न अगर करेक्ट हो गया तो आपको बेनिफिट मिलता है, फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। जहाँ पर 1/3 या 1/2 होता है वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग वाले प्रश्न बहुत सोच समझ के वहाँ पर ऑप्शन करना चाहिए। आगे देखिए, बाल संरक्षण, शिक्षा, पोषण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना, यूनिसेफ, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। 32 का सी सॉरी 33 देखिए, मानवीय संकटों, प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों के दौरान आपातकालीन राहत, स्वास्थ्य सेवाएं, ये WHO का काम है। 33 का डी। कौन सा परामर्श दृष्टिकोण ग्राहकों को वर्तमान समय में उनके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के बारे में अधिक जागरूक बनाने में मदद करने पर केंद्रित है? गेस्टाल्ट थेरेपी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट थेरेपी, सी वाला। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए उष्मायन अवधि क्या है? देखिए, होता है 1 से लेकर के 10 दिन तक। यहाँ पर 2 से 6 दिन वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा करेक्ट लग रहा था, यहाँ पर सी हो जाएगा मेरे हिसाब से, इसका राइट आंसर सी। यदि रोगी रिफैम्पिसिन दवा ले रहा है तो आप रोगी को क्या सूचित करेंगे? इसमें जो त्वचा है, स्किन है, उसके रंग 2-3 कलर के हो जाते हैं, उसमें अलग अलग कलर के हो सकते हो, तो इसमें स्किन पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जहाँ पर लिखा है त्वचा वाला, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 का ए। 37 देखिए, आप व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता को कैसे परिभाषित करेंगे? बी वाला राइट आंसर होगा। भोजन से ऊर्जा सेवन का स्तर जो सामाजिक रूप से वांछनीय यानी जो आवश्यक है, आवश्यक शारीरिक गतिविधि को संतुलित करता है। 37 का बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 38, बच्चों में चिकन पॉक्स का पहला लक्षण क्या है जो बुखार के साथ प्रकट होता है? अगर आप देखेंगे तो बेली हो गया, बैक हो गया, उस पर चकते पड़ना यानी रैसेस आना। यहाँ पे एक ऑप्शन उस तरह का मिल रहा है, डी वाला अगर देखेंगे। ए वाला आप देखिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ए वाले में जो चकते पड़ते हैं ना उसको रैसेस बोलते हैं उस तरह से। यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होना चाहिए, 38 का डी। 39 देखिए, इसके बाद आप एक घर में एक महिला को 12 घंटे तक उपवास और आराम करते हुए देखते हैं तो आप जान सकते हैं कि महिला के शरीर में कौन सा उपापचय चल रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपके सिलेबस में भी यही था, आधारी चयापचय बेसल मेटाबॉलिज्म, तो भी आप कर लिए होंगे अगर आपको सिलेबस अपना अगर आपको याद रहा होगा तो। 39 का सी। 40 देखिए, आधारी चयापचय में ऊर्जा का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? केवल महत्वपूर्ण अंगों की आवश्यक जरूरतों को बनाए रखने के लिए। अगर आपने पहला क्वेश्चन समझ लिया होगा तो ये क्वेश्चन आपसे गलत हुआ ही नहीं होगा। 41 देखिए, एक वयस्क में आधारी चयापचय के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो 1600 से लेकर के 1800 कैलोरी,
1600 से लेकर के 1800 कैलोरी हो गया। और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, पर घंटे और प्रति किलोग्राम बॉडी का जो वेट है। मान लीजिए एक औसत वेट मान लेते हैं, अगर हम 60 kg वेट है, हमें पर घंटे का चाहिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 1 किलो कैलोरी। अच्छा, यहाँ पे किलो कैलोरी ये रहेगा, 1 किलो कैलोरी प्रति घंटे प्रति किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। यहाँ पर मेरे हिसाब से बी वाला ही राइट आंसर होगा इसका, बी वाला 41 का बी। पोलियोमाइलाइटिस के संक्रमण का भंडार कौन है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आप सभी ने कर लिया होगा, ह्यूमन, मानव, 42 का बी। 43 में बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका आंसर आपको नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। 44 भी सेम है, बिल्कुल ब्लर है एकदम। 45 देख लीजिए, बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप आहार में कौन सा सुरक्षात्मक भोजन शामिल करेंगे? 45 यहाँ पर देखिए, ज़्यादा राइट आंसर मुझे लग रहा है दालें होगा इसका, पल्सेस। फ्रूट्स भी हो सकता है, बट बच्चे के लिए जिस तरह का प्रश्न है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर बी होगा राइट आंसर। क्योंकि विटामिन आप देखेंगे तो उनका कार्य होता है शरीर को रोगों से बचाना, प्रोटीन का कार्य होता है शरीर में टूट फूट मरम्मत कोशिकाओं के नए वृद्धि विकास। फिर यहाँ पर कुछ 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, जो कि नहीं बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, रीडेबल नहीं हो पा रहा है, तो इन प्रश्नों को यहाँ पर स्किप करें। बाकी आप प्लीज़ हमें क्वेश्चन पेपर भेज देंगे तो इसका भी आंसर आपको हम बता देंगे। किस भोजन में कोई आहारीय फाइबर नहीं होता? मीट में कोई भी आहारी फाइबर नहीं होता, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मांस में कोई भी आहारी डाइटरी फाइबर नहीं होता। मानव की बड़ी आंत में कीड़वन के साथ कौन से कार्बोहाइड्रेट मानव छोटी आंत में पचने के लिए प्रतिरोधी होते हैं? पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न था ये भी, 49 का बी। आगे देखिए 50, एक वयस्क के आहार में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा देखिए, जो इसका स्टैंडर्ड है 225 से लेकर के 325 ग्राम, 225 से लेकर के 325 ग्राम। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए बी वाला, 300 से 330 ग्राम प्रतिदिन, बी वाला। आगे देखिए, थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है? बहुत आसान प्रश्न था ये, आयोडीन। WHO वायरस के एक पैकेट कितने पानी में घोलना चाहिए? 1000 ml, या इसी को बोल सकते हैं 1 लीटर, दोनों एक ही चीज़ है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53, निष्क्रिय टीकाकरण के लिए निम्न में से किन संपाकों का उपयोग किया जाता है? जीवित टीके, 53 का बी हो जाएगा। कोई भी डाउट लगे प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, इसमें बी ही राइट आंसर होना चाहिए। सॉरी 53 का सी, लाइव वैक्सीन्स, जीवित टीके। 54 देखिए, किसी निश्चित समय में किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या में अचानक वृद्धि को क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सी हो जाएगा राइट आंसर 54 का। 55, हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए रक्त में कौन सा खनिज आवश्यक है? लौह तत्व, आयरन, 55 का डी। 56, जनसंख्या की प्रजनन दर को जनसांख्यिकीय संकेतकों के किस आंकड़े में शामिल किया जाता है? महत्वपूर्ण आंकड़े, डी वाला राइट आंसर होगा, विटल स्टैटिस्टिक्स, 56 का डी। सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं। चरघातांकी यानी एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ ग्रोथ रेट, यानी एक समय के बाद फिर ये स्थिर हो जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 57 का बी वाला। वृद्धि जो गुजरते समय के साथ रुक जाती है, बी वाला राइट आंसर होगा। अब अगर आपको एक्सपोनेंशियल या फिर चरघातांकी वृद्धि दर क्या होती है, अगर आपको आइडिया नहीं रहा होगा, थोड़ी सी आपको दिक्कत भी होगी। भारतीय जनगणना में जनसंख्या घनत्व को कैसे परिभाषित किया जाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। भारत का 382 है, 58 का डी। 59, जनसंख्या आंकड़ों में क्या जनसांख्यिकीय संकेतक शामिल है? लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व देखते हैं, जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात देखते हैं, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का कारण क्या है? अगर देखेंगे तीव्र वृद्धि का जो कारण है, जन्म दर का अधिक होना, स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा के चलते मृत्यु दर का कम होना, शिक्षा का स्तर कम होना, निम्न जीवन स्तर होना, ये सभी तीव्र वृद्धि के कारण है। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हम टिक करेंगे? तो इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो रही कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है।
अब जो पहला वाला ऑप्शन है पूर्व यौवनारंभ, ये चीज़ें कई कंट्री में हो सकती है बट ये कारण नहीं हो सकता उसका। निम्न जीवन स्तर ये हो सकता है, उच्च जीवन स्तर भी कारण नहीं हो सकता। जब लोग ज़्यादा उच्च जीवन स्तर रहेगा तो लोग फिर कम बच्चे करेंगे। औद्योगिकीकरण ये भी कारण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा निम्न जीवन स्तर, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही करना होता है कि जो क्वेश्चन नहीं हो सकते उनको आप स्किप करते चलिए। एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको। 60 का बी हो जाएगा राइट आंसर। 61 देखिए, वृद्ध माता पिता और उनके वयस्क बच्चों के बीच में होने वाले संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एजिंग पेरेंट्स एंड देयर एडल्ट चिल्ड्रेन, इसको बोला जाता है इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, अंतर पीढ़ीगत संघर्ष। सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। खाना पकाने से कौन सा फायदा नहीं है? पोषक तत्व बढ़ाता है, ये नहीं होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 63, प्रति व्यक्ति कितने कैलोरी के लिए आवश्यक व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया? ये फैक्ट है, इसमें कोई भी हमें अनुमान से नहीं लगाना था। अगर आपको फैक्ट पता रहा होगा तो आप आंसर कर लिए होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ग्रामीण के लिए 2400 और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 63 का डी। 64 देखिए, फल काटते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो काटने से पहले उन्हें धो लेंगे। ये प्रश्न आसान था, सभी लोग कर लिए होंगे सही। दालों में कौन से, ये देखिए क्वेश्चन आया था, इसके पहले भी एक दो क्वेश्चन छूट गए जो हम बताना भूल गए कि ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, इसी तरह का क्वेश्चन मिलता जुलता, और इस तरह का क्वेश्चन भी मिलता जुलता आया था फर्स्ट शिफ्ट में, बिल्कुल हमको अच्छे से याद है। दालों में एक रसायन पाया जाता है, उसको बोलते हैं फाइटेट्स, बी वाला यहाँ पर राइट आंसर है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है इनकी वजह से। 65 का बी। 66, ड्रीप फ्राई करते समय वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के की हानि से बचने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा, या ये राइट आंसर ही होगा, यही यहाँ पर डी वाला। कोट द फूड प्रायर टू फ्राइंग, तलने से पहले भोजन को लेपित करें, 66 का डी। 67 देखिए, चावल पकाने के दौरान विटामिन बी की हानि को रोकने के लिए आप माताओं को कौन सा कदम सुझा सकते हैं? अगर हो सके तो चावल को बिना धोए ही बना लें, अगर चावल साफ़ हो तो सबसे बढ़िया उपाय ये होता है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे, चावल को ज़्यादा रगड़ें या धोए नहीं, ठीक है, ये वाला सबसे अच्छा, या कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा धो देंगे तो फिर उसमें कमी हो जाएगी विटामिन की, रगड़ कर धोएंगे तो भी दिक्कत होगी। बीसीजी का टीका यदि जन्म के समय नहीं दिया जाता है तो किस उम्र तक दिया जा सकता है? 1 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक दिया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से पूछा जाना चाहिए था कि किस वर्ष हम लगा सकते हैं, इस तरह से होना चाहिए था, किस वर्ष तक लगा सकते हैं, 16 ईयर्स तक लगा सकते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। 69 देखिए, विटामिन की पहली खुराक डोज किस उम्र में देनी चाहिए? 12 से लेकर के 22 या 23 महीने का है शायद, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर 12 महीना हो जाएगा, 12 महीना। 69 का ए। समाजशास्त्र की वह शाखा जो रोग और सामाजिक परिस्थितियों के बीच संबंध का वर्णन करती है, इसको बोलते हैं स्वास्थ्य सामाजिक, कुछ ऐसा उसका नाम होता है, या फिर इसी को हम लोग सामाजिक रोग विज्ञान भी बोल सकते हैं, मतलब सोशल पैथोलॉजी या हेल्थ सोशियोलॉजी, कुछ इस तरह से नाम होता है। हाँ, हेल्थ सोशियोलॉजी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर हो जाएगा सोशल पैथोलॉजी, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोशल पैथोलॉजी 70 का। 71 देखिए, किस माध्यम से सामाजिक रोग विज्ञान को उजागर किया जा सकता है? सामाजिक सुरक्षा से, सोशल डिफेंस से, या सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर लिखा होना चाहिए था ऑप्शन में, डी वाला 71 का। 72 देखिए, यदि गर्भवती महिला को पिछले 3 वर्षों के भीतर टीटी का टीका नहीं लगाया गया तो उसे टेटनस टॉक्साइड की कितनी खुराक डोज दी जानी चाहिए? 2, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2। 72 का सी हो जाएगा, 2 डोज। 73 बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है। 74 देखिए, समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में किसने परिभाषित किया है? ये क्वेश्चन भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। 74 का ए हो जाएगा, मैकाइवर और पेज। 75 किसने परिभाषित किया? 74 का ए हो जाएगा। 75 किसने परिभाषित किया कि सामाजिक रोग विज्ञान का कार्य समाज की असामान्य या रोगात्मक स्थितियों का अध्ययन करना है? 75, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, दुर्खेम, डी हो जाएगा राइट आंसर। 76 बिल्कुल भी रीडेबल नहीं हो पा रहा है। कौन से परिवर्तन भौगोलिक कारकों के कारण होते हैं जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? ऑप्शन रीडेबल नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन तो पढ़ने में आ जा रहा है थोड़ा बहुत।
अगला देखिएगा 70, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटे उनका आंसर हम बता देंगे आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिल जाता है हमें। निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारकों पर बल दिया है? 77 का डी हो जाएगा राइट आंसर, मार्क्स। ठीक है, MARX, डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 78, सामाजिक नियंत्रण का क्या उद्देश्य है? सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है 78। तो यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, बी। 79, निम्न में से कौन सा अनियोजित सामाजिक प्रेरक कारक का उदाहरण है? सामाजिक परिवर्तन के प्रेरक कारक का उदाहरण है 79। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाढ़ और भूकंप। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, अनियोजित सामाजिक परिवर्तन, मतलब जिसको हम नहीं चाहते हैं। होता ना, कोई हम नियोजित विकास कर रहे हैं, मतलब हम जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से विकास कर रहे हैं, पब्लिक को फ़ायदा हो। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा कब होगा? जब बाढ़ और भूकंप जैसी स्थितियाँ होती हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ दीजिए आप सभी, क्योंकि थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट हो जा रहा है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी अभी आप इसका आंसर मान के ना चलें, हम आपको बता देंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 रीडेबल नहीं हो पा रहा है, 81 भी नहीं हो पा रहा है, 82 भी नहीं हो पा रहा है। 83 देखिए, निम्न में से कौन ICDS परियोजना की एक प्रशासनिक इकाई है? बहुत आसान क्वेश्चन था 83, इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का सी, सामुदायिक विकास खंड, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, सी हो जाएगा। 82 देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा है रीडेबल ये। ब्लॉक स्तर पर, परियोजना स्तर पर ICDS परियोजना का समग्र प्रभारी कौन होता है? 82 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, CDPO। जब आप लोग प्रमोशन पा लेंगे, पहला प्रमोशन आपका होगा, CDPO के पद पे आप पहुंच जाएंगे, इसीलिए आपकी वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है। प्रमोशन होकर आप सीधे CDPO बनेंगे। ठीक है, तो 82 का डी हो जाएगा। 83 हो गया। 84 देखिए, इसके बाद ICDS योजना के लाभार्थी कौन है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं, गर्भवती माताएं होती हैं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं। ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर 84 का। 85 देखिए, भारत सरकार द्वारा ICDS योजना किस वर्ष विकसित की गई थी? 1975 में। ये सभी क्वेश्चन हमने करा रखा है अपने प्रैक्टिस सेट में। अगर आपने हमारे सभी प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो आपको लगभग 50, 55, 54 क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। फर्स्ट शिफ्ट में भी लगभग 55 से 60 क्वेश्चन तक डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मिले। मैं ये नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन आए, लेकिन जो चीज़ें हमने आपको बताई थी वहाँ से कुछ मिलते जुलते चीज़ें या फिर आपको यहाँ वहाँ से हेल्प मिल गई होगी, जहाँ से आप क्वेश्चन सही कर सकते थे एग्जाम में। और हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए फाइनली। हमने आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा दिया, लेकिन जो एग्जाम में आपके पूछा जाना है, जो सिलेबस ओरिएंटेड होता है पूरी तरह से चीज़ें, हमें वही पढ़ करके जाना चाहिए। पूर्ण परिवार के आकार की अनुमानित परिमाण की गणना करने के लिए किस प्रजनन दर का उपयोग किया जाता है? टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR बोलते हैं इसको, कुल प्रजनन दर। ये हो जाएगा राइट आंसर 86 का। 87 देखिए, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी स्थापित करने के लिए जनसंख्या को शामिल करने के क्या मानदंड हैं? 400 से लेकर के 800, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड ये डाटा है, 400 से 800। 87 का ए। 88 देखिए, जिस परिवार में केवल पिता माता और उनके बच्चे हों उसको बोलते हैं एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली। 88 का डी। 89 देखिए, पति पत्नी, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन भी फुल मार्क्स में जाएगा, 100% जाना चाहिए इसको। पति पत्नी के तलाक के अधिकार को किस सामाजिक कानून द्वारा मान्यता दी गई है? एक पहले अधिनियम था 1869 का, वो ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद विशेष विवाह अधिनियम 1954 में भी प्रावधान, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रावधान है विशेष रूप से। तो यहाँ पर अगर ये ऑप्शन नहीं होता 1954 वाला, ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट था पूरी तरह से। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन भी हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट है, बाकी अभी आपको यहाँ पर डी ही मान करके चलना है। कौन, अभी जब ऑफिशियल आंसर किया है कि हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, किन प्रश्नों पर करना चाहिए हम आपको बताएंगे, हेल्प करेंगे आपकी, और आप लोग भी बता सकते हैं किन क्वेश्चन में डाउट है। कौन सी सामाजिक संस्था सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं की मूल इकाई के रूप में कार्य करती है? सबसे आसान क्वेश्चन आपके पेपर का, परिवार, फैमिली। आप सभी ने इसको राइट कर लिया, सही कर लिया होगा। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक क्या है? जन्म और मृत्यु दर। जब जन्म दर ज़्यादा हो और मृत्यु दर कम होती है, जनसंख्या वृद्धि तेजी से होती है। बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन करेक्ट होंगे नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार वैध विवाह की एक शर्त क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर रीडेबल नहीं हो पा रहा ऑप्शन इसके, तो आपको बता देंगे बाद में।
निम्न में से कौन सा पर संस्कृतिकरण यानी दूसरे के कल्चर को अपनाना का तरीका नहीं है? अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन। बाकी ये तीनों कारण हो सकते हैं, जैसे हम उद्योग के लिए, विकास के लिए किसी और देश में जाते हैं, वहाँ की संस्कृति अपनाते हैं, कोई हमारे देश में आया हमारी संस्कृति अपनाता है, या फिर कुछ सीखता है चीज़ों को, कुछ चीज़ें अडाप्ट करता है, कुछ चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं। लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन होता है एक स्थानीय क्षेत्र में होता है, ठीक है। इसी तरह से विजय है या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, तो इसमें भी पर संस्कृतिकरण हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा 93 का। 94 देखिए, जन्म दर के लिए सही कथन क्या है? जीवित जन्मों की संख्या बटे हो जाएगा 1000 अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या, ठीक है। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा 94 का। 95 देखिए, बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है, और 96 का भी वही हाल है। नाइन्टी 97 देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं इसको। सीमा, एक नई माँ अपने नवजात शिशु के आहार को लेकर चिंतित है। बच्चा अक्सर रो रहा है और दूध पिलाने के बाद बेचैन दिखता है। समस्या क्या हो सकती है? नवजात शिशु की आहार फार्मूले को बार बार बदलना नहीं, दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार न दिलाना, गलत स्तनपान, बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा दूध पिलाना। तो यहाँ पर देखिए, जो डी वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो सकता है, बच्चे को आवश्यकता से अधिक दूध पिलाना भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। 97 का डी। 98 देखिए, एक दंपति एक वर्ष से अधिक समय से गर्भधारण की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिली। महिला का मासिक धर्म चक्र नियमित है, तो ये वाला ऑप्शन पहले गलत हो गया। वे उसकी जननक्षम अवधि के दौरान असुरक्षित संभोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। संभावित समस्या क्या हो सकती है? तनाव भी इतना बड़ा फैक्टर यहाँ पर नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि संभावित समस्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पर हो सकता है सी वाला राइट आंसर, कम शुक्राणु संख्या, लो स्पर्म काउंट। 98 का सी। 99 देखिए, इसके बाद एक गर्भवती महिला को अचानक तेज पेट दर्द, चक्कर आने और योनि से रक्तस्राव का अनुभव होता है और वह गर्भावस्था के 6वें सप्ताह में है। उसको क्या हो रहा होगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में, अस्थानिक गर्भावस्था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था लेकिन ऑप्शन यही करेक्ट था उसमें भी। 8 महीने के एक बच्चे को तेज वार्किंग कफ, एक प्रकार की खांसी हो गई है और बच्चे को खासकर रात में सांस लेने में कठिनाई हो रही है। संभावित रोग निदान क्या हो सकता है? 100 का ब्रोंकियोलाइटिस, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, ब्रोंकियोलाइटिस। तो अब यहाँ पर 100 में से अब लगभग 6-7 क्वेश्चन तो छूट गया जो रीडेबल नहीं हो पा रहा था, मतलब यहाँ पे लगभग जो है 93 या 94 के आसपास टोटल हमने क्वेश्चन यहाँ पे कराए हैं, जिनके आंसर की हमने आपको बताया है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, कैटेगरी के साथ में आप बताइएगा, बाकी हम सर्वे अलग से कराएंगे। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन प्रश्नों, बाकी कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जहाँ पर 2-2 विकल्प में संभावना है, तो वहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे ऑफिशियल आंसर की आने के बाद। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 100% है कि आप के शिफ्ट में आप लोगों के नंबर बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ नंबर बढ़ेंगे। इजी शिफ्ट वालों को थोड़ा सा नुकसान होता है नॉर्मलाइजेशन में, और जिनकी शिफ्ट हार्ड होते हैं उनको फ़ायदा मिलता है। अनुमानित कटा भी बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए और अभी आप आंसर की मैच करा लीजिए और अपने नंबर आप सभी जरूर बताइएगा करेक्ट, कितने आपके क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं इतने में से। नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद और कैटेगरी के साथ में बताइएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप सबसे पहले कर लेंगे। धन्यवाद।